तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम एनक्वास के बारे में जानेंगे कि एनक्वास क्या होता है और एनक्वास किस लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जारी किया था। इसके अंतर्गत 8 स्टैंडर्ड्स होते हैं। 8 स्टैंडर्ड्स पे हम काम करते हैं, जिसमें से पहला होता है सर्विस प्रोविज़न, दूसरा होता है पेशेंट राइट्स, तीसरा होता है इनपुट्स, चौथा होता है सपोर्ट्स सर्विसेज एंड क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आउटकम। ये इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बीच में हम काम करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 मूवमेंट्स क्या होते हैं इन एनक्वास। तो 5 मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिनके अंतर्गत हैंड हाइजीन मेंटेन की जाती है, यानी कि हमें कब कब हाथ धोना चाहिए, कब कब क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेशेंट बिफोर द टचिंग ए पेशेंट, दूसरा होता है बिफोर क्लिनिक एसेप्टिक प्रोसीजर, यानी 2 बिफोर वाले होते हैं और 3 होते हैं आफ्टर वाले। तो फर्स्ट होता है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर क्लिनिक एसेप्टिक प्रोसीजर, तीसरा आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और 5 होता है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। तो इसके अंतर्गत तो ये आते हैं। ये सब चीज़ें हमें तब फॉलो करनी है जब हम पेशेंट से रिलेटेड जब भी हम जाते हैं तब। अब आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है, जिससे वो इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहला स्टेप इसके अंतर्गत हम आते हैं तो वेट एंड विद द वाटर। सेकंड स्टेप आता है अप्लाई एनफ सोप टू कवर ऑल हैंड एंड सरफेस। तीसरा आता है हैंड रब पाम टू पाम होता है। इसके बाद में राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम विद द इंटरलॉक्ड फिंगर एंड वाइस वर्सा। चौथा स्टेप होता है पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलोकेटेड। और 5 स्टेप जो आता है इसमें वो बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम विद फिंगर इंटरलॉक्ड। रोटेशनल छठवां आता है रोटेशनल रबिंग ऑफ द लेफ्ट थंब एंड क्लेफ्ट इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। 7 होता है रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद द क्लेफ्ट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट पाम टू वाइस वर्सा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप आता है रिंस वाटर। इसके बाद में हमें कभी भी उस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए हाथ से, हमें हमेशा एल्बो से ही टेप को बंद करना चाहिए। इसके बाद में ये प्रोसीजर हमें दोनों हाथों के लिए ही फॉलो करना है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो आता है वो होता है हेल्थ केयर फायर सेफ्टी। इसके अंतर्गत ये कोड होता है जिसको हम बोलते हैं रेस और पास। अगर कहीं पर भी फायर से रिलेटेड कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हमको कैसे हैंडल करना है, तो हमें सबसे पहले रेस RACE, इसका मतलब होता है रेस्क्यू, यानी एनीवन इन इमीडिएट डेंजर ऑफ द फायर, किसी को भी वहाँ से हटाना फायर के क्षेत्र से। फिर ए का मतलब इसमें होता है अलार्म, यानी कि हमें मदद के लिए अलार्म या कॉल करना होता है। और सी का मतलब होता है कंटेन, इसका मतलब होता है किसी भी डोर जो होता है उनको क्लोज करना है फायर सेफ्टी के लिए कि फायर हमारी अंदर की तरफ ना आए। और ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी स्मॉल फायर्स इफ़ द फायर कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड लीव द एरिया एंड क्लोज द डोर, यानी कि हमें वो जगह तुरंत छोड़नी है और डोर को क्लोज करना है। इसके बाद में आता है सिलेंडर से रिलेटेड जो हमारे फायर सेफ्टी के लिए होते हैं, उसमें होता है उसका कोड होता है पास का मतलब होता है इसमें एक पिन होती है, जो पिन को हम पुल करना होता है टू रिलीज लॉक लैच एंड प्रेस ए पंचर लीवर को खींचना होता है, उसको पिन को निकालना होता है। इसके बाद में एम, यानी कि यहाँ हमारी आग जो लगी हुई होती है उस एम की तरफ करना होता है उसको। फिर इसके बाद स्क्वीज करना होता है द हैंडल ऑफ द फायर एक्सटिंग्विश, यानी कि हैंडल को फायर के पास ले जाके। और इसके बाद में जो थर्ड एस का मतलब होता है उसको स्वीप, यानी कि उसके स्वीप करना होता है, चारों तरफ से आग को कवर करना होता है उसके पाइप को पकड़ते हुए। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसको बोलते हैं 5S इम्प्लीमेंटेशन इन एनी वर्क। तो 5S में होते हैं, 5S का मतलब होता है पहला एस होता है शॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, चौथा स्टैंडर्ड, और 5 होता है सस्टेन। और सस्टेन इनका मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि रिमूव एक्सपायर डैमेज्ड एंड अनयूज्ड आइटम्स, स्पेयर अनस्टेबल मटेरियल्स, इस तरीके के जो भी हमें शॉर्ट करना होता है किसी भी चीज़ को। फिर इसके बाद में होता है सेट इन ऑर्डर, यानी कि हमें किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एक क्रम वाइज में ऑर्डर में फॉलो करना होता है। री इंडेक्स द
एलिमेंट्स, लेवल, प्रॉपर, अरेंज आइटम्स कैटेगरी वाइज, अरेंज आइटम सिस्टमेटिकली। इसके बाद में आता है साइन। साइन मतलब क्लीन और स्टोरेज एरिया, मेंटेन हाइजीन स्टोरेज कंडीशंस, पेशेंट, डस्ट एंड कंटामिनेटेड, मेंटेन क्लीननेस इन शॉर्ट एरिया। इसके बाद में चौथा होता है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्ड के अंदर में मेंटेन अपडेट रजिस्टर्स, फॉलो स्टैंडर्ड्स लेवलिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम्स, कंडक्ट मंथली वेरिफिकेशन और मेंटेन प्रॉपर सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा आता है सस्टेन। सस्टेन यानी कि किसी भी चीज़ को बनाए रखना, उसकी गुणवत्ता को आगे कैरी ऑन करना, जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग द डायलिसिस यूनिट इंचार्ज, मंथली ऑडिट ऑफ स्टोर अरेंजमेंट, मेंटेन कॉम्प्लायंस विद एनक्वास स्टैंडर्ड्स। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसको बोलते हैं स्टेप टू इम्प्लीमेंट द PDCA साइकिल। PDCA साइकिल का मतलब होता है प्लान, डू, चेक और एक्ट। मीन्स किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड द प्रोसेस, गो एंड सी, डिफाइन द प्रॉब्लम, क्रिएट ए प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्लान। इसमें ए प्लान का मतलब ये होता है। दूसरा आता है डू। डू मीन्स होता है एग्जीक्यूट द प्लान, डॉक्यूमेंट द रिजल्ट एंड टेक मेजरमेंट। सी तीसरे में आता है चेक। सी का मतलब होता है चेक। चेक का मतलब होता है व्हाट द लर्निंग आर, या हमने क्या सीखा है इसके बारे में। कंपेयर रिजल्ट टू द ऑब्जेक्ट्स एंड एडजस्ट द प्लान इफ नेसेसरी। चौथा एक्ट। एक्ट का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट लर्निंग इनटू द प्रोसेस, अपडेट स्टैंडर्ड वर्क एंड कम्युनिकेट। नेक्स्ट स्टेप जो आता है इसको बोलते हैं निडल स्टिक इंजरी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि निडल स्टिक इंजरी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बचने के लिए हमें अवॉइड रिकैपिंग। रिकैपिंग कभी नहीं करना होता है। डिस्पोज शार्प निडल इन अप्रोप्रिएट कंटेनर एंड डिस्पोज ग्लास शार्प इन प्रॉपर बिन एंड रिपोर्ट निडल स्टिक इंजरी अगर हो जाती है तो इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए। डोंट पैनिक, डू फर्स्ट एड मैनेजमेंट, वॉश एक्सपोज पार्ट विद द सोप एंड वाटर, इनकरेज फ्री ब्लीडिंग, डोंट स्क्वीज, दबाना नहीं है हमें बिल्कुल भी। डोंट सक द पार्ट यानी कि मुंह में भी नहीं लेना है। और रिपोर्ट CMO कैजुअल्टी एक्सटेंशन नंबर, जो कि हर हॉस्पिटल का अपना अलग अलग होता है। टेक PEP एडवाइस, जो कि ART क्लिनिक में होती है बिफोर 9 AM to 4 PM, और 4 PM के बाद अगर कभी भी होता है तो वो कैजुअल्टी में होता है और इसको हमेशा CMO को रिपोर्ट करना होता है। CMO के बाद में अगर एडवाइस होती है सैंपल भेजना पड़ता है पेशेंट एंड एक्सक्यूट दोनों का, जिससे निडल स्टिक इंजरी हुई है उन दोनों का सैंपल लेके जाना पड़ता है। इसके बाद में ART क्लिनिक और वहाँ के जैसी एडवाइस बाई CMO। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द हॉस्पिटल इन वर्क प्लेस। इसके लिए हमेशा हमें स्क्रीन ऑफ द स्पिल एरिया एंड वियर PPE किट, यानी कि हमें कभी भी इस प्रकार का ब्लड स्पिल अगर हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्क्रीन से उसको कवर करना चाहिए और एक कॉशन का बोर्ड लगाना चाहिए, साइनिंग बोर्ड। इसके अलावा हमें PPE किट पहननी चाहिए। फिर कवर द स्पिल विद द पेपर टॉवल या एब्जॉर्बेंट मटेरियल, उसके ऊपर कुछ हमें कागज़ या एब्जॉर्बेंट कुछ भी डालना होगा। इसके अलावा 1% हाइपो क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है उसको 20 से 30 मिनट डालना होता है। इसके बाद में क्लीन विद एब्जॉर्बेंट होता है। इसके बाद में वाइप द सरफेस विद द डिसइंफेक्टेड, जितना भी कुछ भी होता है वो डिस्पोज द सॉइल एब्जॉर्बेंट इन येलो बैग, जो टाई करके हम येलो बैग में अलग से डाल के और भेज देते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम 4 प्रकार के बैग देखते हैं। बैग 1 रेड बैग में हमेशा कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ट्यूबिंग, बोटल्स, IV ट्यूब्स, कैथेटर, यूरिन बैग्स, ग्लव्स ETC, इस प्रकार की जो भी कंटामिनेटेड प्लास्टिक जो होती है उसमें रेड बैग में जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है येलो में अनाटोमिकल वेस्ट में स्वैप होते हैं, सॉइल्ड, लिक्विड, केमिकल, लैब वेस्ट एंड एक्सपायर्ड मेडिसन्स, ये हमेशा येलो बैग में जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो ब्लू, ये हैजार्डियस होता है, बायो हैजार्डियस, और इसके अंतर्गत में इन्फेक्शियस ग्लास वेस्ट, ब्रोकन एम्पूल्स, वाइल्स, बोटल्स एंड मेटालिक इम्प्लांट्स, ये जितने भी प्रकार के वेस्ट होते हैं ये सब हमेशा ब्लू बायो हैजार्ड डस्टबिन में जाएंगे। इसके अलावा एक आता है वाइट।
वाइट में निडल्स, सिरिंज, ब्लेड्स, स्कल्प्स एंड अदर कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार के हों, वो हमेशा वाइट में ही जाएंगे। हमें हमेशा हॉस्पिटल में काम करते समय या वर्क करते समय डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑलमोस्ट 2 डॉक्टर्स एंड नर्सेज को कुछ चीज़ें विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से होता है 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट। तो 7 राइट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आता है राइट पर पेशेंट। इसमें कन्फर्म द मेडिकेशन इज़ गिवन टू द करेक्ट पर्सन। हमें ये हमेशा कन्फर्म करना होता है डबल के जिस दवाई को हम या मेडिकल या इंजेक्शन को मरीज को देने जा रहे हैं, क्या वो सही पेशेंट है कि नहीं है, राइट पेशेंट है कि नहीं है। दूसरा होता है राइट मेडिकेशन, यानी वेरीफाई दैट द करेक्ट मेडिकेशन इज़ बीइंग एडमिनिस्टर्ड। जो हम दवाई दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये हमेशा हमें डबल चेक करना होता है। तीसरा आता है राइट डोज, बी इंश्योर द पेशेंट रिसीव्स द करेक्ट डोज, यानी कि जो पेशेंट रिसीव कर रहा है डोज वो करेक्ट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तो ये हमेशा डबल चेक होना ही चाहिए। इसके बाद में आता है राइट टाइम, यानी कि मरीज की जो राइट टाइम होता है, बीडी होता है, क्वार्टरली होता है, SOS होता है, OD होता है, बिफोर ब्रेकफास्ट होता है, टाइम क्या है, तो इसको हमेशा हमें करेक्ट तरीके से चेक करके ही देना चाहिए। इसके बाद राइट रूट, यानी कि हमें रूट हमेशा ओरली देना है। मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि IM लगाना है, IV लगाना है, क्यूटेनियस लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये राइट रूट के अंदर आता है। इसके बाद में राइट रीजन, यानी कि रीजन इंश्योर द मेडिकेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट कंडीशन, ये हमेशा पता होना चाहिए कि राइट रीजन है कि नहीं है। और इसके बाद राइट डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड द मेडिकेशन गिवन इंक्लूडिंग टाइम, डोज एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, हमेशा हम डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और पेशेंट अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ के बारे में। के बाद में कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो हमेशा एक हॉस्पिटल में हमेशा होने चाहिए, उनकी एक लिस्ट होती है जो कि हमने यहाँ लगाई हुई है, जो कि डिस्प्ले पर प्रोवाइड होगी। जैसे पुलिस होती है, पुलिस का एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है 112, एम्बुलेंस 108, फायर हेल्पलाइन किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके 101, या वुमेंस हेल्पलाइन में 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, ये हैं। हमें यहाँ HLL जो वर्कर सुपरवाइज़र उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ लगाए हुए हैं, किसी भी कंडीशन में हम उनसे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उसको हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि कुछ हाई अलर्ट मेडिकेशंस होती है जो कि एनक्वास के अंतर्गत बहुत ज़रूरी होता है उनके बारे में जानना। तो हाई अलर्ट मेडिकेशन के अंदर में एक अलग से अपर काउंटर एक स्टेप होता है, उसमें हम रेड कलर से इनको सिंबलाइज्ड करते हैं और ऊपर रखते हैं साइड में। इसमें दूसरा जो ऑप्शन होता है वो आता है लासा, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, यानी कि वो मेडिकेशन जो देखने में एक जैसी लगती हैं और सुनने में एक जैसी लगती हैं, तो उनको हमेशा हमें अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से और अलग ही जगह पर रखना चाहिए। तीसरा है 3 मंथ नियर बाई एक्सपायरी डेट, ड्रग्स का एक अलग से बॉक्स होना चाहिए जिसमें 3 मंथ एक्सपायरी मेडिसिन हमेशा एक साथ रखी जा सकें और यूज़ हो सकें।